फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग सर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने डिस्कस किया था सर अभी किसके बारे में, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पूरा डिस्कशन, पैरा 16 ABCD के एक्सेप्शंस जो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई होने से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आप कोई मैनिपुलेशन ना करना, कोई दिक्कत ना करना, कोई टर्म्स एंड कंडीशन में मॉडिफिकेशन वगैरह मत कर देना, अपने आप से स्ट्रक्चरिंग मत कर देना। राइट, तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई करो तो इक्विटी बन जाओगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो इक्विटी नहीं बनोगे। ठीक है ना सर। तो देखो इलस्ट्रेशन 11 में आ जाते हैं अपने लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 11। और इलस्ट्रेशन 11 देखो क्या कहता है, मैनेजमेंट फीस है ना, पेज नंबर है अपना, देख लेना पेज नंबर है सर 12.33। देखिए मैनेजमेंट फीस का एक कॉन्ट्रैक्ट है सर इश्यूअर का और पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होल्डर के बीच में। ये है क्या सर कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली पी लिमिटेड हैज इशूड पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स टू क्यू लिमिटेड, ओके, and Q Limited has also entered into an asset management contract with P Limited। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ये जो P Limited कंपनी है सर, ये P Limited कंपनी है सर, इसके पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है सर Q को इशू किए गए हैं, ये Q को इशू किए गए हैं। सो Q इज द होल्डर, Q is the holder of PFI, ठीक है, whereby Q Limited is entitled to 50% of the profit। Q को क्या मिलेगा सर, 50% of the profit of P Limited। P का जो भी प्रॉफिट होगा सर उसका 50% P को मिल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है सर इसका। नॉर्मल कमर्शियल टर्म्स फॉर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना जिसके नॉर्मल कमर्शियल टर्म मार्केट में कैसे हैं सर, विल एंटाइटल द सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड द सर्विस ओनली फॉर द 4 to 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, देखिए ये तो सर देखो हमको कंफ्यूज करने की बातें हो रही है सर। नॉर्मली ऐसे सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट जो है सर कमर्शियल टर्म्स में जो करे जाते हैं वो 4 से 6% नेट प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। लेकिन आप इस कंपनी के पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले भी हो, आपने कोई ना कोई झोल किया है। मैंने कहा था देखो सर IFRS इंडिया ऐसे जितने भी स्टैंडर्ड है ना सर, ये सिर्फ अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग नहीं है सर, यहां पर आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मतलब आपने इसको आर्टिफिशियली डिजाइन किया है इंस्ट्रूमेंट को, मैनिपुलेशन इसके अंदर कोट के दिख ही रहा है आप लोगों को कि 4 से 6% फीस में बाहर आपका काम हो सकता है। लेकिन आपने क्यों को 50% नेट प्रॉफिट क्यों दिया पता है, क्योंकि वो एक पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होल्डर है। और सिंस आपने क्या किया सर, वो पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की 5 कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दी, 5 कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई करा दी, लेकिन एंटी एब्यूज क्लॉज जो है ना सर, क्या है सर, एंटी एब्यूज क्लॉज। देखो ये रहा एंटी एब्यूज क्लॉज, इसकी वजह से पकड़े जाओगे, इसकी वजह से पकड़े जाओगे। और लग ही रहा है सर कि ये अब PFI इक्विटी क्लासिफाई नहीं हो पाएगा। कहता है सर एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी और नॉट। अरे भैया कहां से इक्विटी, कोई इक्विटी नहीं क्लासिफाई हो पाएगा, ये है ना, ऐसी मतलब हरकतें करोगे तो कहां से इक्विटी क्लासिफाई होगा। देखो जरा देखो क्या लिखता है, देखिए Putable ordinary shares cannot qualify for equity classification as number 1, in addition to the put option, there is another contract between the issuer as well as the holder of the putable instrument of Q, whose cash flows are based substantially on the profit or loss of the issuer. Okay. Now, B, whose contractual terms are not similar to a contract between a non-instrument holder and issuer. And C, it has the effect of substantially restricting return on putable ordinary shares। सर सारी की सारी बातें जो हमने पढ़ी वो सारी बातें इसमें आपको देखने को मिल रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये क्वेश्चन जो है सर पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, इफ द टर्म्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर असेस्ड टू बी सिमिलर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ नॉन इंस्ट्रूमेंट होल्डर एंड द इश्यूअर। देखिए दूसरा पक्ष क्या कहा जा रहा है कि ये जो एसेट मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो मार्केट के रेट के साथ में मैच करता है। लेट्स से इफ एंड बट वाला, इफ बट्स आगे हैं अब इस क्वेश्चन में, तो कहता है इट वुड नॉट हैव प्रिक्लूडेड इक्विटी क्लासिफिकेशन फॉर पुटेबल शेयर्स प्रोवाइडेड अदर कंडीशंस आर मेट। अब देखो सर सीधी बात है, ये चीज मैं तब मान लूं जब मुझे ये 4 से 6 वाला डेटा नहीं देता।
ये तो कह रहा है सर मार्केट में आपका काम 4 से 6% में हो सकता है, आप 50 में क्यों कर रहे हो? ठीक है ना। अगर मार्केट में सर 45 होता फिर 50 होता तो चलो समझ में आता कि चलो थोड़ा सा क्लोज है ना। लेकिन 4 to 6 और 50 में तो बड़ा हाई वेरिएशन आ गया सर। आपने सर कैश फ्लो को मैनिपुलेट कराए हैं इस इंस्ट्रूमेंट होल्डर के साथ में। तो कहने का मतलब ये सर क्या हो जाएगा, ये बाद में यहां पर आपका सर फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, इक्विटी नहीं क्लासिफाई होगा। और ऐसी कंडीशन में अगर मार्केट टर्म्स के साथ में वो सिमिलर है सर, मैच करता है, तो सर वो इक्विटी क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन सर ये इफ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, इफ। और इफ का मतलब आप समझते हो, ये स्टडी है, ये एकेडमिक्स है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ऊपर खत्म हो गया, देखो इसने स्टार स्टार लगा दिए। स्टार लगाने के बाद में नीचे जो बता रहा है ना आपको, आपके ज्ञान के लिए है वो, है ना। दैट मीन्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। तो कहता है सर टू समराइज द फॉलोइंग कंडीशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इन ईच ऑफ द टू कॉन्टेक्स्ट सेट आउट एट द बिगिनिंग ऑफ दीज पैराग्राफ्स। कहता है सर वो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सी कॉन्टेक्स्ट ए अबव कंडीशन 1 to 6, हमने सारी की सारी कंडीशन जो पढ़ी। दूसरा सर इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट एन ऑब्लिगेशन ओनली ऑन लिक्विडेशन ऑफ द एंटिटी, उसके लिए आपको क्या देखना है, सी कॉन्टेक्स्ट बी अबव condition 1 to 3 of the condition and as well as the condition number 6। तो कहने का मतलब कुल मिला के दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग पढ़े सर। एक तो पुटेबल इंस्ट्रूमेंट, एक वो इंस्ट्रूमेंट जो सर लिक्विडेशन के समय कंपनी के पीएसएनए क्लेम करवाते हैं। तो सर पुटेबल इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको वही क्या करना है सर, 1 से 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 6th कंडीशन के साथ में। 6th कंडीशन क्या है सर, एंटी अब्यूज क्लॉज है सर, एंटी अब्यूज क्लॉज है। और सर जो कंपनी के लिक्विडेशन पर पीएसएनए का ऑब्लिगेशन लेके आते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट बी को पढ़ना, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, उसमें आपको कंडीशन 1 to 3 को देखना है सर। और 6th कंडीशन दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए सर ओवरलैपिंग कंडीशन है, यानी 6th कंडीशन एंटी अब्यूज क्लॉज है सर। 6th कंडीशन क्या है सर, एंटी अब्यूज क्लॉज। वैसे अगर आप देखेंगे ना सर, पुटेबल इंस्ट्रूमेंट हो ले लीजिए चाहे आप, और सर आप ये ले लीजिए इंस्ट्रूमेंट जो लिक्विडेशन पे पीएसएनए लेंगे, दोनों की सर 16 ABCD जितनी भी कंडीशंस है ना सर, सारी की सारी सेम है, सिवाय इस चीज के कि सर पुटेबल और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सर, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ऊपर वाले के पास पुट ऑप्शन है सर, नीचे वाले के पास पुट ऑप्शन नहीं है सर। ऊपर वाला जो पुट ऑप्शन होल्डर है सर, वो कभी भी कंपनी के पास में आकर क्या कर सकता है सर, क्लेम ले सकता है। नीचे वाले सर कंपनी ओनली लिक्विडेट होगी तभी मिलेगा। बस ओनली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स आर द पुट ऑप्शन ओनली, पुट ऑप्शन ओनली। समझ गए ना सब लोग, पक्का, श्योर? चलिए सर अब एक बार क्या करते हैं सर, इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 11 हुआ अपना। अब आते हैं अपने लोग इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। 7 क्या कहता है, देखो ये कह रहा है आप हेडिंग कुछ ना पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, खुद लोग आंसर सोचो, देन देखो कि आपका आंसर मैच होता है कि नहीं होता है अपने इंस्टीट्यूट से। देखो एबीसी लिमिटेड हैज 2 क्लासेस ऑफ पुटेबल शेयर्स। देखिए एक है सर क्लास ए शेयर्स एंड क्लास बी शेयर्स। ओके, on liquidation class B shareholders are entitled to pro rata share of the entity's residual assets up to a maximum of rupees। ये नंबर अपने लिए कोई मायने नहीं रखता, ये 10 है 20 है 30 है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझना है सर। और वो ये है कि इन्होंने सर कैप लगा दिया, एक कैप लिमिट लगा दी है सर। पीएसएनए ही मिलेगा तो सर पीएसएनए ही, लेकिन कल को पीएसएनए में आपका शेयर इतना ज्यादा ना आ जाए कि इतने अमाउंट से ज्यादा निकल जाए। समझ रहे हो मेरी बात आप सब लोग? तो मैक्सिमम इतना मिलेगा, इस चीज को कहते हैं सर कैप इंसर्ट करना। अपर कैप लग गई सर, ये क्या लग गई सर, अपर कैप लग गई। मैंने क्या कहा था सर, देखो छेड़छाड़ अलाउड नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, सीधी बात है सर। यहाँ इतना पढ़कर ही समझ गए होंगे कॉन्सेप्चुअली, अगर आपने सही पढ़ लिया ये सारी चीजें तो इतना पढ़कर ही समझ गए होंगे कि सर अपर कैप लग गई है। ये अब पीएफआई जो है सर इक्विटी क्लासिफाई नहीं हो पाएंगे, सीधे लिख देते हैं आंसर सर फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। ये पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर फाइनेंशियल लायबिलिटी होंगे। इक्विटी की कैटेगरी, इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें है ही नहीं। देयर इज नो लिमिट टू द राइट्स ऑफ द क्लास ए शेयर होल्डर्स टू शेयर इन द रेजिडुअल एसेट्स ऑन लिक्विडेशन। एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है सर जो कैप लगाई ना आपने, मीन्स द क्लास बी शेयर्स डू नॉट हैव एंटाइटलमेंट टू प्रो राटा share of the residual assets of the entity on liquidation, they cannot therefore be classified as equity। तो hence क्या फिर क्लासिफाई हो जाएंगे सर, ये hence हो जाएंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। बोलिए समझ में आई कि नहीं आई बात आप लोगों को? बिल्कुल सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से।
तो गाइज आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 के ऊपर, और इलस्ट्रेशन 8 में देखो हमको क्या कह रहा है। ये कहता है सर इन्वेस्टमेंट मैनेजर है कोई म्यूचुअल फंड का, उसका कोई एग्जांपल है। देखो म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड है एक्स, जिसका एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है सर वाई। ओके सर, एक म्यूचुअल फंड है एक्स जिसको मैनेज करने वाला एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर है सर, इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जिसका नाम है सर वाई। ठीक है। एट द इंसेप्शन ऑफ द फंड वाई हैड इन्वेस्टेड अ नॉमिनल और टोकन अमाउंट इन यूनिट्स ऑफ एक्स। तो ये हो गई सर म्यूचुअल फंड की यूनिट कैपिटल, और इस यूनिट कैपिटल में इस वाई महोदय ने कर दिया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया है सर नॉमिनल और टोकन अमाउंट देके। ठीक है, देखिए नॉमिनल टोकन से हमको कोई मतलब नहीं है, इसने यूनिट परचेज कर ली है, सिंपल सी बात है। और देखो देखो देखो, सच यूनिट्स रैंक लास्ट फॉर रीपेमेंट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। इस बात को करो आप सब लोग अंडरलाइन, और दिमाग में भी इसे अंडरलाइन करो और सोचो इस बात का हमारे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ता है सर। ये सारी की सारी यूनिट है ना, लिक्विडेशन के समय लास्ट में रीपे होगी। अब समझ रहे हो मेरी बात आप सब लोग। अब एक बार वापस सोचो आप सब लोग कि क्या होना चाहिए सर फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। बहुत ध्यान से सोचो, ये सारी की सारी यूनिट सर लास्ट में रीपे होगी। अब देखो सर, लास्ट में रीपे होने का मतलब क्या होता है, यानी इनका पेमेंट जो होगा ना सर, ये वाई ने जो भी इन्वेस्टमेंट अभी परचेज किया है, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के यूनिट कैपिटल इसने परचेज करी है, सब्सक्राइब करी है सर, उसका पेमेंट सबसे लास्ट में होगा, यानी बाकी सबको पेमेंट देने के बाद में होगा। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के म्यूचुअल फंड की यूनिट कैपिटल इशू होने से जो दूसरे ऑलरेडी यूनिट इशूड थे वो आपके फिर इक्विटी नहीं रहेंगे। अब सर ये क्या कह दिया आपने, एक बार वापस बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है सर कि मेरे पास में पहले से भी तो यूनिट थे ना, इन्वेस्टमेंट मैनेजर वाई ने भी यूनिट परचेज किए, मना कहां पे कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले भी यूनिट होल्डर थे मेरे पास तो सर। हाँ सर, पहले भी यूनिट होल्डर थे सर, पहले भी थे हमारे पास में बहुत सारे यूनिट होल्डर। लेकिन सर क्या हो रहा है ना सर, जब मान लीजिए कंपनी का लिक्विडेशन होगा, कंपनी का सर लिक्विडेशन होगा ना सर, तो वहां पे बताऊं क्या होगा। लिक्विडेशन के समय उस समय बताऊं क्या होगा सर, उस समय ये होगा कि ये वाली यूनिट्स का सबसे लास्ट में पेमेंट होगा, सबसे लास्ट में पेमेंट होगा। ये जो मैनेजर वाई ने यूनिट्स खरीदी है ना सर, इनका पेमेंट सबसे लास्ट में होगा, एकदम लास्ट में। यानी सबसे पहले पेमेंट किसको दिया जाएगा सर, पहले ओल्ड यूनिट होल्डर्स को दिया जाएगा, पहले ओल्ड यूनिट होल्डर्स को पेमेंट दिया जाएगा, बाद में उसको कुछ मिलेगा बचेगा तो सर देखो रेजिड्यूअल में तो ये हिस्सा ले रहा है, और फिर बाद में इनका हिस्सा तो फिर अश्योर्ड हो गया ना, ओल्ड यूनिट होल्डर का हिस्सा अश्योर्ड हो गया, और जहां सर हिस्सा एश्योर्ड हो गया सर, गारंटेड हो गया, वहां सर वो यूनिट्स आपके इक्विटी नेचर के नहीं होंगे। देखिए क्या कहता है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में मिलना बहुत मुश्किल है, एकेडमिक्स में एग्जाम्पल बना दिए जाते हैं। देखो क्या लिख रहा है, सीधा आंसर देखो इंस्टीट्यूट ने कहां से देना स्टार्ट किया, रिजल्टेंटली। मतलब आपने अगर ऐसा किया, उसे लास्ट रैंक दे दी कि लास्ट में पेमेंट मिलेगा, तो कहता है रिजल्टेंटली, मतलब इसके परिणाम क्या होंगे सर, द यूनिट्स हेल्ड बाय अदर यूनिट होल्डर्स आर क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ऐसा करते ही आपने बाकी सारे यूनिट होल्डर की इक्विटी वाली चीज को सर लायबिलिटी क्लासिफाई करार दे दिया है। अब आप बच नहीं पाओगे उससे, क्योंकि उनको सर मिनिमम गारंटी आ गई ना, उनका जो रिटर्न है वो सर अश्योर्ड हो गया, क्योंकि उसको सर लास्ट में मिलेगा। So as they are not the most subordinate class of instruments, they are entitled to prorate share of net assets on liquidation and their claim has a priority over claim of Y. Priority है ना सर, over claim of Y। तो बताइए क्या आपने मोस्ट सबॉर्डिनेट वाली कंडीशन को फुलफिल किया क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। इट कैन नॉट बी सेड कि ये यूनिट जो है सर मोस्ट सबॉर्डिनेट है। तो कहता इट मे बी नोटेड दैट द मोस्ट सबॉर्डिनेट क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में कंसिस्ट ऑफ 2 or more
लीगली सेपरेट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना। तो सर मोस्ट सबऑर्डिनेट इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकते हैं? जरूरी नहीं सर एक ही टाइप का लीगल इंस्ट्रूमेंट हो, अलग अलग लीगली हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। बट मेन बात समझने की वो समझो ना तुम लोग, वो क्या है सर, वो यही है कि ऐसा आपने इसको लास्ट रैंक देते ही काम गड़बड़ कर दिया सर। इसको आपने लास्ट रैंक नहीं देते ना तो सब काम सही चल रहा था। इसको आपने लास्ट रैंक दे दी तो आपका सारा काम बिगड़ गया सर। इसको आपने जैसे ही लास्ट रैंक दे दी ना, आपका सारा काम सर खत्म हो गया, बिगड़ गया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल सर, बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल लॉजिकल चीज है सर। इसे आपको लास्ट रैंक नहीं देनी चाहिए थी। लास्ट रैंक देते ही इनके जो रिटर्न्स है ना सर, वो कहीं ना कहीं सर क्या हो गए सर, इनके रिटर्न्स कहीं ना कहीं पीएसएनए नहीं रहे। इनके रिटर्न्स कहीं ना कहीं पीएसएनए नहीं रहे सर। समझ गए ना आप लोग? क्योंकि पीएसएनए में तो फिर सबका हिस्सा होता है सर। ठीक है, क्लियर है? चलिए इलस्ट्रेशन 9 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन 9 क्या कहता है सर? कहता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ये है सर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। सर ये किसके बारे में है? देखो, टी मोटर्स लिमिटेड हैज इशूड पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स एंड पुटेबल ए ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो टी कंपनी है ना, वही है सर पी पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स और पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स ए। जैसे मैंने आपको 1 2 बताया था ना, इसने ए किया है। ठीक है, तो पुराना वाला है सर पीओएस, दूसरा वाला सर पीओएस ए है। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर मीन्स इक्विटी शेयर्स, वेयर बाय होल्डर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू 1 वोट पर शेयर, वेयर एज होल्डर्स ऑफ ए ऑर्डिनरी शेयर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी वोटिंग राइट। देखिए, ए को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, ए को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा और इनको सर वोटिंग राइट मिल जाएगा। अच्छा सर, भेदभाव कर रहे हो, यही समझ जाओ कि आंसर क्या होगा। अरे भाई, ऐसे भेदभाव करोगे तो कैसे काम चलेगा? द होल्डर्स ऑफ 2 क्लासेस ऑफ शेयर्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू रिसीव पीएसएनए ऑन लिक्विडेशन। देखिए, दोनों को क्या मिलेगा सर? दोनों लोगों को क्या मिलेगा सर? मेरी बात को ध्यान से समझना। दोनों लोगों को क्या मिल रहा है सर? पीएसएनए मिल रहा है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मिल रहा है सर लिक्विडेशन के ऊपर। लेकिन ऐसी कंडीशन में भले ही चाहे आपका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट लिक्विडेशन में मिल रहा है, लेकिन आपने एक व्यक्ति का राइट सर जो मैनिपुलेट कर लिया ना, छीन लिया ना, तो देखिए ये क्या कहा है, हमने सर पहले भी पढ़ा था सर, हमने सर पहले भी पढ़ा था यहां पर कि इन केस ऑफ पुटेबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द मोस्ट सबऑर्डिनेट क्लास हैव आइडेंटिकल फीचर्स। आप किसी के साथ धोखाधड़ी भेदभाव नहीं कर सकते हैं सर, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। बताइए कि सर ये इक्विटी क्लासिफाई होगा क्या? केस को पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए। ना जी ना सर, इक्विटी नहीं, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लासिफाई होगा, इक्विटी नहीं हो सकता क्लासिफाई। ठीक है ना, कहता नीदर ऑफ द 2 क्लासेस। ऐसा करते ही आपने दोनों क्लास की ऐसी तैसी कर दी सर। नीदर ऑफ द 2 क्लासेस ऑफ पुटेबल शेयर्स कैन बी classified as equity as they do not have identical features due to the difference in voting rights. So they can't be said the most subordinate class of equity share. So it is not possible for T Motors Limited to achieve equity classification of ordinary shares by designating them as being more subordinate than the A ordinary shares, as this does not reflect the fact that the 2 classes of shares are equally entitled to share in entities residual asset on liquidation. देखिए, ये कतई पीएसएनए आप जो कह रहे हैं ना, मतलब कुछ लोग ऐसा तर्क दे सकते हैं कि सर पीएसएनए तो हो ही रहा है ना, खाली वोटिंग राइट को क्यों चेंज कर रहे हो? अरे भैया, वोटिंग राइट से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है, समझ रहे हो ना? वोटिंग राइट से तो रिजोल्यूशन पास हो जाते हैं, और वोटिंग राइट से मान लीजिए ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास कराया जिससे कि रिटर्न्स मतलब वो कैटेगरी के शेयर होल्डर्स के वेरी कर जा रहे हैं ना। देखिए, वोटिंग में तो बहुत ताकत होती है ना, वोटिंग राइट को छोटी मोटी बात थोड़ी ना है सर। इसलिए मैं कहता हूं सर, डिफरेंशिएशन ना करें, समान रखें आप। अगर आपको इक्विटी क्लासिफाई पहुंचना है ना, इक्विटी क्लासिफिकेशन के लिए जाना है, तो आप कोई डिफरेंशिएशन ना करें, है ना। 16 ABCD को कंप्लाई करके चले, एंटी अब्यूज ना करें सर, एंटी अब्यूज ना करें, कोई स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल भी ना करें, है ना। पीएफआई को तो बोल रहे हैं पीएसएनए वोटिंग राइट भी सेम है, लेकिन कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आप एंटिटी के साथ कर रहे हैं, जैसे वो क्वेश्चन किया था ना, उसमें भी पकड़े जाओगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अच्छा सर, ये क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन 10 ये कह रहा है सर, कन्वर्जन इनटू अ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। कन्वर्जन इनटू अ वेरिएबल
नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, चलो एक बार देख लेते हैं। हालांकि अपन वेरिएबिलिटी के ऊपर कभी पढ़े नहीं है अभी, फिर भी देख लेते हैं, अगर काम का होगा तो कर लेंगे। एस लिमिटेड हैज इश्यूड अ क्लास ऑफ पुटेबल ऑर्डिनरी शेयर्स टू टी लिमिटेड बिसाइड्स द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के अलावा हमने क्या कहा है, विच इज कंसिस्टेंट विद अदर क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, सबको ये ऑप्शन मिला है। T Limited is also entitled to convert the class of ordinary shares held by it into equity instruments of S Limited, okay, whose number will vary as per the market value of S Limited। अब बताइए ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा कि नहीं होगा। अब देखो एक काम करते हैं ना, इसको अपने को छोड़ना पड़ेगा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वी हैवंट डिस्कस्ड द फिक्स्ड और वेरिएबल नंबर ऑफ इश्यूएंस। फिक्स्ड और वेरिएबल नंबर इशू कब कब किए जाते हैं, कब इनको हमको प्राइस मानना है, कब इनको शेयर मानना है, ये हम आगे चलकर इसी चैप्टर में फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट बोल के एक चीज पढ़ेंगे, वहां पर आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको अपने लोग होल्ड पे डाल देते हैं अभी के लिए, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी हमारे लिए काम का नहीं है। ओके सर, ये हो गए सर अपने पुटेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे सारे क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन हो गए अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 10। तो ये अपना पूरा वीडियो हो गया सर पोर्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना सर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे और एक नई बात करेंगे और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर नए क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।